गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। सर्वेइंग का हमारा लेक्चर है और हेडोलाइट ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। थोड़ा सा बड़ी यूनिट लग रही है ना, क्योंकि इस यूनिट का जो फंक्शन है, जो एप्लीकेशंस है, जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वही भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो उसमें लगेगा ना। फंक्शन ज़्यादा है, बोर मत होइएगा। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था फंक्शन ज़्यादा है इसमें, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एक्सिस पे रोटेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेशन, जो सारी चीजें हो रही है ना, तो उसकी फंक्शन डिफिनेशन अगर नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या है कि नहीं। तो वो सब सारी चीजें होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ आज के जो टॉपिक में ना, आज के लेक्चर में 2 टॉपिक कंप्लीट करूंगा। दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा कोई टॉपिक आज के लेक्चर में नहीं लूंगा। 2 ही टॉपिक लूंगा, 2 ही काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छे से समझाऊंगा। डायफ्राम, the diaphragm is a brass ring consisting of crosshair or one containing a glass disc with fine tips with lines engraved on it। पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, सारे पॉइंट्स के बाद आपको समझाऊंगा वन टू वन। इट इज प्लेस्ड इन पोजीशन बाय it is placed in position by capacitor headed screw and can be moved up, down or sideways when required. It is fixed in the front of eyepiece. It is fixed in front of eyepiece the crosshair में be made of spider web or fine platinum wire. They also may be used in front of कुछ फिगर है जो सर्कुलर है,
देखिए जो मैंने डिफिनेशन लिखी है जिसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो चीज बताया गया है वो एक्सप्लेन करता है, तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको जो चीजें है ना वो तो क्लियरली समझ में आ जाएंगी। द डायग्राम इज ए ब्रास रिंग। जब टेलीस्कोप देखेंगे ना, जब भी आपने टेलीस्कोप देखेंगे तो पहले होता है आईपीस। आईपीस मतलब जिसके अंदर हमें आंख से देखते हैं, उससे जस्ट सामने एक ग्लास लगी होती है, लेंस लगी होती है, वो होता है डायफ्राम। उसके सामने एक लेंस लगी होती है, वो होता है डायफ्राम। डायफ्राम ही बताता है कि डायफ्राम से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को देख आईपीस से तो देखते हैं, लेकिन लाइन अगर एक मार्जिन एक लाइन लेनी इंडिकेट करनी है, मुझे किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना है, पॉइंटिंग करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट करना है, इसकी डिस्टेंस, जैसे ये सोचिए वो बाइसेक्टिंग का काम करता है। ये 4 मीटर, 1 मीटर स्केल होता है, 4 मीटर का रहता है। 1 मीटर स्केल 4 मीटर का मीटर स्केल रहता है, उसको फोल्डिंग करके रखी जाती है। इसमें सोच लीजिए सपोज करके कोई भी पॉइंट एक मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5, इसके अंदर भी डिवीजन है, मैं समझाने के आपको कह रहा हूं स्थिति। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लेवल की हाइट पता करनी है, मुझे पता करना है कि कितने हाइट पे है। मैं टेलीस्कोप मैंने यूज किया, टेलीस्कोप के लेवल से हमारी कितनी हाइट पे है ये मुझे देखना है। ये हमारा डायफ्राम है, सपोज करिए ये मेरा डायफ्राम है, ये आईपीस है, ठीक है, डायफ्राम ये आईपीस। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये यहाँ नहीं रहता है, ये यहाँ रहता है, यहाँ से ट्यूनिंग की जाती है। आईपीस से ही ट्यूनिंग, यहाँ से ही ये यहाँ फिक्स होता है डायफ्राम, यहाँ से ट्यूनिंग, ये हमारा लेंस रहता है, ये ऑब्जेक्ट लेंस होता है हमारा, ये हमारा आता है डायफ्राम। यहाँ से ट्यूनिंग की जाती है, यहाँ से रोटेट करके ट्यूनिंग की जाती है। ट्यूनिंग मतलब होता है कि बता रहा हूँ क्या होता है ट्यूनिंग। ऑब्जेक्ट लेंस है, हमको देखना है ऑब्जेक्ट देखना है, तो यहाँ से मैं उसको क्लियर करूंगा। ये मुझे जो लाइंस दिख रही है, ये जो लाइन रहती है इसको रोटेट करते हैं, ये यहाँ से ट्यूनिंग करते होता है रोटेशन। जब इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे ना, आईपीस में एक रहता है, उसको रोटेट करते हैं। उस रोटेशन से क्या होता है, जो ये इसमें लाइनिंग जो बनी रहती है, प्लेटिनम लाइनिंग या जिस चीज की लाइनिंग जो बनी रहती है वो हमको क्लियर दिखाई देती है, विजन हमारा क्लियर होता है। तो इसी की ट्यूनिंग से जब इसको रोटेट करेंगे तो ये हमें क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो हमको दिखाई देगा तो लेंस में रहेगा, लेंस में थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा। लेंस किस लिए रहता है, ताकि ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई दे। दूर की जो चीजें हैं वो हमें, दूर की चीजें हमें पास दिखाई दे, इसलिए लेंस लगी रहती है। लेंस हमने लगा दिया यहाँ पे क्या है, हमारा डायफ्राम है, आईपीस है, आईपीस है, डायफ्राम है, दोनों है। तो डायफ्राम मैंने ट्यूनिंग की, तो ये जो है लाइंस है, कई तरह के होते हैं, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरह के फिक्स होते हैं। ये नहीं कि सारी चीजें एक ही इंस्ट्रूमेंट में सब फिक्स हो जाएगी, किसी में ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिस तरह के इंस्ट्रूमेंट है। तो ये हमारा क्या हुआ, मैंने इसको रोटेट किया, ये हमारे सोचिए सपोज ये वाला है, ये हमें क्या हुआ, क्लियरली दिखाई देने लगा। और ये कहां बाइसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। जो हमारी लाइन है, जो हमारी लाइन कहां पे आ रही है, सपोज करिए ये हमारा डायफ्राम है, ओके, सपोज करिए हमारा डायफ्राम है, ये मेन जो सेंटर लाइन है यहाँ पे कौन साइड कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है 2 पे, और एक अपर लाइन यहाँ कट कर रही है, नीचे अपर लाइन लोअर हाफ नीचे कर रहा है। जो अपर डायफ्राम का अपर ऊपरा सिरा है, ऊपरे सिरी है, सीधा यहाँ वर्क कर रहा है, और नीचे वाला यहाँ वर्क कर रहा है ना। तो सपोज कर लीजिए कितना है, 2 है, 2 पे कर रहा है, और अपर कितना है, अपर 2.5 पे आएगा ना, ऊपर जाएंगे तो सपोज 2.5 है, 2.5 है, लोअर
1.5 पे है ना, लोअर कितने पे है 1.5 पे, ये 2.5 1.5 तीन जगह पे कैसे कर रहा है ना, इससे डिस्टेंस भी निकाली जाती है और डिस्टेंस बताऊं कैसे निकाली जाती है। तो यहां से ही मैं इस लेवल यहां से सेंटर किया, यहां से सेंटरिंग भी की जाती है, इसमें सेंटरिंग होती है, पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, यहां से सेंटर किया और यहां पे भी देख लिया यहां पे कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमको मेजर कर लेंगे। अब सोच लीजिए कि यहां पे बिना टेप लगाए मैं डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, तो फार्मूला आता, फार्मूला बताऊंगा मैं आपको। यहां सेंटर के सेंटरिंग याद किया, यहां मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा, यहां पे जो बाइसेक्ट किया, जो डायग्राम हमारा बाइसेक्ट किया, अगर आपको क्लियरली ना समझ आया हो तो दोबारा करके बता दे रहा हूं, लिखिए, क्योंकि ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सपोज करिए ये हमारा मीटर स्केल है, यहां पे हमारा 3 था, यहां पे हमारा 2 था, तो जो मेन इसको मैंने कंसीडर की, जो मेन लाइन है, जो सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन यहां से बाइसेक्ट कर रही है, उसके बाद एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन यहां सपोज करिए यहां कट कर रही है, इस पोर्शन को कट कर रही है, उसके बाद क्या हो रहा है, एक ये अपर हाफ यहां कट कर रहा है, लोअर हाफ कहां कर रहा है, यहां कट कर रहा है, तो ये अपर रीडिंग ऊपर की रीडिंग मिल गया, ये नीचे की रीडिंग मिल गई, मिली ना, तो किसे डायफ्राम की मदद से तो मिली, डायफ्राम में तो हमने ये जो डायफ्राम था यही पोजीशन यहां से कट किया, यहां से तो उसकी इमेज वहां पे तो बनेगी ना, इसकी प्रतिबिंब जो है डायफ्राम की प्रतिबिंब कहां बने, इमेज कहां बने, यहां बन रही है ना, तो उसी हिसाब से तो बाइसेक्ट करेंगे ना, तो वही हमारी चीज है डायफ्राम का हमारा वही यूज है, तो बाइसेक्ट करने के लिए इंडिकेट कर रेंजिंग रॉड पे लेवल, जिस कोई सा रेंजिंग रॉड है, कोई पॉइंट मार्क कर दिए यहां पे, क्या करिए यहां पर बाइसेक्ट कर दिए यहां से, तो ये एंगल पता चल जाएगा कितने एंगल पे है, क्योंकि सर्कुलर डिस्क होता है, इसमें एक सर्कुलर डिस्क होता है, रोटेट करता है, नीचे भी होता है सर्कुलर डिस्क होता है, ऊपर भी हॉरिजॉन्टल में भी होता है, वर्टिकल में भी सर्कुलर डिस्क होता है, तो ये हमारा जो है बाइसेक्ट करता है। तो ये तो हमारा वर्क क्या काम था ये डायफ्राम का, ये मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ी सी ध्यान देते हैं इसके साथ, डायफ्राम इज ए ब्रास रिंग, किस चीज का है ये, ब्रास का है, ब्रास कौन सा मटेरियल, ब्रास मटेरियल का है, कंसिस्टिंग ऑफ ए क्रॉस हेयर जो यही रहते हैं, क्रॉस हेयर से, और वन कंटिन्यूइंग ग्लास डिस्क विद फाइन लाइंस या फाइन लाइन इंग्रेव्ड ऑन इट, मतलब भाग दिखाई देना, पतली धारियां, पतली लाइन, एकदम पतली लाइन दिखाई दी, ऐसा नहीं कि बहुत एकदम शार्प लाइन रहती है, जैसे पेंसिल से एकदम शार्पली पेंसिल से जो लाइन पतली सी लाइन बनाते हैं शार्प, जैसे उस तरह की रहती है। इट इज प्लेस्ड इन अ पोजीशन बाय कैपेसिटर हैंडल स्क्रू की वजह से ये जो उससे क्या करते हैं अप डाउन इसको फिक्स करते हैं ना, फिक्स भी कर देते हैं, ऐसा नहीं कि इसको रोटेट ही करना है, फिक्स करेंगे, जहां बाइसेक्टर को फिक्स कर देंगे, मूव अप या तो फिर ओपन करके अप डाउन मूव करेंगे या साइडवेज करेंगे, मतलब जैसे चाहे इसको टर्न कर सकते हैं। इट इज फिक्स्ड इन द फ्रंट ऑफ आईपीस के फ्रंट में होता है, यहाँ पे द क्रॉस हेयर में बी मेड ऑफ द स्पाइडर वेब और फाइन प्लैटिनम वायर। तो क्रॉस हेयर किस चीज का बना रहता है, क्रॉस हेयर किस चीज का बना रहा है, स्पाइडर वेब क्या होता है, मकड़े की जाल, या तो फिर फाइन प्लैटिनम वायर, फाइन प्लैटिनम मतलब पतली से प्लैटिनम की पतली सी एक धारियां रहेंगी। तो ये जो था हमारा देखिए डायफ्राम का यूज, अगर यहां से भी अगर समझ में आया है तो प्रैक्टिकल तो परफॉर्म करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसके अलावा कोई ऑप्शन ऐसा ऑप्शन नहीं कि सारी चीजें थ्योरी में आ जाएंगी, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा। सर्वेइंग इज ओनली डिपेंडेंट और मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ऑपरेशंस ऑन प्रैक्टिकल लैब, थ्योरेटिकली तो है ही बट जो हमारे प्रैक्टिकल है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट।
जब क्लासेस चल रही ऑफलाइन क्लासेस, इसमें प्रैक्टिकल का ज़्यादा परफॉर्म कर लिया जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ बबल। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? विचलन। सेंसिटिव मतलब विचलन होता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को लेवल अगर थोड़ा सा भी टच कर दे, जैसे लेवलिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा भी टच कर दिए तो क्या हुआ? अप डाउन हो गया। यहाँ पे टेलीस्कोप जब यूज कर रहे हैं, अगर स्मार्टली यूज नहीं करेंगे टेलीस्कोप, अगर मेरा हाथ हिल रहा है या बॉडी पार्ट्स मेरी जो सर्वेइंग करते समय हमारी जो बॉडी पोजीशन हो रही है एकदम स्टैटिक कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे हिल डुल रहे हैं, ऐसा नहीं पोजीशन चाहिए। जो हमारी बॉडी है स्ट्रेट पोजीशन चाहिए, एकदम एक्यूरेट स्टैंडिंग पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। जो हाथ का यूज कर रहे हैं वो हाथ काफी फिक्स होने चाहिए, स्मार्टली यूज करें। ऐसा नहीं कि जैसे मन इसको रोटेट कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत रोटेट करना है तो उसमें स्क्रू रहती है, स्क्रूज रहते हैं रोटेशन के लिए, ज्यादा रोटेशन के लिए रहता है तो हैंड यूज करते हैं, अन्यथा क्या करते हैं स्क्रू रहता है, क्लैंप स्क्रू रहती है, उससे हम लोग रोटेट करते हैं, अप डाउन रोटेशन करते हैं। क्योंकि माइनॉरिटी में थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक आ गई तो रिजल्ट अलग आ जाएगा, रिजल्ट में कुछ और आना चाहिए, आ गया कुछ और, तो हमारे सर्विंग का जो एरर आ गया तो एक लेवल्स अगर खराब होना स्टार्ट हुआ तो पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कोई भी चीज है, स्टार्टिंग लेवल्स अगर खराब होने लगा तो एंड तक ये वैसे ही चला जाएगा। अगर स्टार्टिंग अच्छी हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन में, चाहे किसी भी लाइन में कहीं पे भी स्टार्टिंग अगर अच्छी हुई है तो आगे आपको प्रॉब्लम बहुत कम आएंगे बहुत कम आएंगे। तो ज्यादा केस में क्या किया जाता है कि यही ध्यान दिया जाता है कि स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट मैं बता रहा था सेंसिटिविटी ऑफ बबल, अगर डिफिनेशन लिख रहा हूं तो बता रहा हूं द एबिलिटी ऑफ बबल, द एबिलिटी ऑफ बबल ट्यूब to show a very small deviation of the bubble from its horizontal position is termed as sensitiveness of bubble। Sensitivity depend on following factor। कई कारण होते हैं ना हर चीज के पीछे, हर वह कारण काम के पीछे कुछ न कुछ रीजन जरूर होता है। The radius of curvature of internal surface of the tube the dia of bubble tube the length of bubble tube
the length of bubble tube, viscosity of liquid used inside tube. ये मैं आपको बता रहा था जैसे कि छुई मुई का एक पेड़ होता है या फिर कछुआ का देखेंगे आपने ना, जैसे उसको आप टच करेंगे तो अपने खाल में वापस आ जाता है। सेंसिटिवनेस करने का मतलब बहुत ही सेंसिटिव, कोई चीज कहते हैं ना बहुत ही सेंसिटिव है, इसको टच मत करिए या आप डिस्टर्ब करेंगे। ये छोटी मशीनरी जो घड़ी, जैसे आप घड़ी बना रहे हैं कहीं या छोटी या मोबाइल बना रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करता है ना, कि बहुत ही अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो डैमेज हो जाएगा। सोल्डिंग करते समय थोड़ा सा भी इधर उधर अगर हो गया तो क्या होता है, डैमेज हो जाएगा। तो बहुत सेंसिटिव या कोई चीज ऐसी मटेरियल होती है ऑब्जेक्ट, इसको बहुत ही सावधानी से पूर्वक से रखा जाता है। अगर दिक्कत हो थोड़ा सा ऊपर हुआ तो डैमेज हो जाएगा। तो वही मेरा कहने का मतलब बबल की बहुत सेंसिटिवनेस से काम किया जाता है, बहुत सावधानी से लेबल किया जाता है। अगर लेबलिंग नहीं हुई तो फिर जान लीजिए आपका जो आपने ऑपरेशन किया, सर्विंग किया, वो किसी काम का नहीं है। लेबलिंग नहीं किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये ऑपरेशन आपका ये काम करेगा, जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा गलत हो जाएगा। तो उसका अपने जगह डेविएशन, तो स्मॉल डेविएशन मतलब मूवमेंट, मूव करना, मतलब एक जगह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस आ जाना अपने राइट पोजीशन पे। ये इसका सही पोजीशन है, ये दोनों गलत पोजीशन यहाँ नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेक्शन में नहीं होने चाहिए, ये दोनों सेक्शन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये सेंटर पे होता है। यही सेंसिटिव। तो स्मॉल डेविएशन नहीं, मतलब डेविएशन नहीं होना, हिलना डुलना नहीं चाहिए, जहाँ पे फिक्स है फिक्स होना चाहिए इस पर। जैसे मैंने लेवल कर दिया उससे लेवलिंग होनी चाहिए। ये किसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन, डिस्टर्बेंस, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल, द एबिलिटी ऑफ अ बबल, मतलब बबल ट्यूब का क्षमता, किसी का क्षमता शो ए वेरी स्मॉल डेविएशन, मतलब जो स्मॉल डेविएशन शो करता है ऑफ द बबल ट्यूब इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, डिस्टर्बेंस, सेंसिटिवनेस ऑफ बबल। वही सेंसिटिवनेस होती है जो ऑपरेशन करवाऊंगा जो सर्विंग, तो उसमें सेंसिटिवनेस को समझा दूंगा। सेंसिटिवनेस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ द ट्यूब। इंटरनल सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका कुछ तो रेडियस ऑफ ट्यूब है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, होता है ना, उस पे डिपेंड करता है। द डायमीटर ऑफ बबल ट्यूब, बबल ट्यूब का डायमीटर है, उस पे रेडियस पे भी डायमीटर ऑफ बबल ट्यूब से, अगर बहुत ज्यादा मोटा बबल ट्यूब रहेगा तो भी सेंसिटिव ज्यादा हो जाएगी। द लेंथ ऑफ द बबल ट्यूब, बबल ट्यूब का लेंथ अगर बड़ा रहेगा तो जो सेंटर लाने में लेवलिंग करते समय ज्यादा समस्या आएगी, दिक्कतें आएंगी, टाइम ज्यादा लगेगा, स्थिरता कम रहेगी। और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यूज्ड इन ट्यूब, विस्कोसिटी मतलब ऐसा होता है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शनल गुरुत्वाकर्षण, फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, अगर हम चल रहे हैं तो कोई चीज आगे से लग रहा है जैसे हमें रोक रहा है। फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर हम चल रहे हैं आगे तो हमें लग रहा है कोई चीज सामने से रोक रहा है, तो वही जब फ्लूइड फ्लो का फायदा है, कोई ना कोई उसकी सरफेस के सतह पर उसको रोकता है। अगर रोकेगा नहीं तो पता नहीं चलेगा कितनी स्पीड से भागेगा, पता भी नहीं चलेगा, तो रोक कितने स्पीड से फ्लो करेगा ये पता, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। हम यहाँ पे कोई फ्लूइड रखेंगे, बह के कहीं और चला गया, अगर कोई रुकावट आगे सामने से अपोजिशन से नहीं होगा तो यही है। अगर विस्कोसिटी अगर इसकी अच्छी नहीं रहेगी, ये ग्लिसरीन से यूज करते हैं और कई चीजें रहता है, तो ये वाटर का नहीं रहता है, दूसरी मोटी लिक्विड जो रहती है वो मोटी रहती है, तो इसके विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स ये तो थी हमारी दो टॉपिक, डायफ्राम एंड सेंसिटिवनेस ऑफ बबल ट्यूब। दोनों काफी टाइम भी मैंने दिया, अच्छे से समझाया भी। बाकी अगर ना भी इसके बाद भी अगर ना समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे बाकी कमेंट भी कर सकते हैं, उसमें भी मैं आपको समझा दूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखूंगा। ओके, थैंक यू।